प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले शदीद अवामी हंगामे, 300 अफराद के मारे जाने के बाद शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट गया। शेख हसीना भारत फरार, फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया, मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़ दिए। हालिया अवामी तहरीक की बुनियादी वजह क्या थी? अपने दौरे इक़्तिदार में शेख हसीना वाजिद ने अपनी सियासी मुखालफीन को किस तरह बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया, आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 17 साल लड़के की तरफ से 3 छोटी बच्चियों का कत्ल, फेक न्यूज ने बरतानिया को भी हिला दिया, हंगामे फूट पड़े। नस्ल परस्त सड़कों पर आ गए, मसाजिद पर हमलों का खदशा, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सख्त इक़दामात का हुक्म दे दिया, पुलिस को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। अदालतों के औकात कार बढ़ाकर फौरी सजाएं देने का अमल शुरू। मौजूदा हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई की मुज़ाकरात की कोशिशें, फौज ने 2 टोक जवाब दे दिया। 9 में वाक़यात के मौक़िफ़ से पीछे न हटने का ऐलान, फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा के पीछे किरदारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी क़यादत दहशतगर्दों की प्रॉक्सी करार। क्या पाक फौज तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई फौज की डील की अफवाहें खत्म हो गई? इसके अलावा बात करेंगे नाकिस कुकिंग ऑयल की इंपोर्ट की वजह से आधे पाकिस्तान का लिवर फैटी हो गया। शहबाज शरीफ ने अपनी शुगर मिलें लगाने के लिए पूरे पंजाब का पानी तबाह कर दिया। कपास के इलाकों में गन्ने की काश्त चीनी एक्सपोर्ट करके 2 माह बाद इंपोर्ट कर ली जाती है। आलमी सतह पर पाकिस्तानी आमों की बेकदरी। सेनेट कमेटी बराए इख्तियारात मुंतकिली इजलास की खुसूसी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन के लिए सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसहाक खाकवानी साहब। वालेकुम सलाम बीबी। क्लास साहब ओवर टू यू। जी खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको आज ये रिक्वेस्ट करने की एक वजह है, बहुत सारे लोगों को नज़दीक तो आज जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है शायद उसके लिए कुछ और किस्म के कोई एक्सपर्ट रिक्वायर्ड थे, लेकिन मेरा ख्याल है जितना मैं जानता हूँ कि जितना बांग्लादेश को आपने करीब से देखा है, आपके बहुत सारे क्लास फेलोज़ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त रहे हैं जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स है, पाकिस्तान मुत्तहिदा पाकिस्तान में भी रहे, उसके बाद भी जब बांग्लादेश बना फिर भी रहे, बल्कि आपके बड़े करीबी भाइयों जैसे दोस्त क्लास फेलो सलाउद्दीन चौधरी जो वहाँ पर 5 दफ़ा MNA रहे या उनके MP रहे और बाद में हसीना वाजिद साहब ने उनको फांसी दिलवाई थी, जो आपके लिए बड़ा ट्रेजिक, आप और आपकी फैमिली के लिए बड़ा ट्रेजिक इवेंट था। आज आप कैसे देख रहे हैं कि आपने, जैसे मैंने कहा, बड़ी आपने कोशिशें भी की थी बचाने के लिए सलाउद्दीन चौधरी को, लेकिन ना बचा सके थे। और तो हाउ डू यू सी दैट आज जो कुछ हुआ है 15 साल बाद, आज हसीना वाजिद साहब जो हैं तो वो अपना मुल्क छोड़कर फरार हो गए। सर आप कैसे देख रहे थे इन तमाम वाक़यात को? जैसे मैंने कहा आप बांग्लादेश को बड़े करीब से जानते हैं, बांग्लादेश बनने से पहले और बांग्लादेश बनने के बाद। मेहरबानी साहब, आपकी बात यहाँ तक तो सही है कि मेरा बंगाल में कई दोस्तों में बांग्लादेश में ताल्लुकात थे और बड़े ज़ाती किस्म के ताल्लुकात, और वो सबसे ज़्यादा ताल्लुकात इस घराने से थे। जब 62 की असेंबली वजूद में आई तो फजल कादिर चौधरी साहब चिटागोंग से इलेक्ट हुए थे और वो पुराने साथी थे सोहरावर्दी साहब के, तो वो आकर स्पीकर बन गए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के जी। तो उन्होंने अपने बच्चों को दाखिल कराया बहावलपुर, नवाब साहब अपना कालाबाग साहब के कहने पे कि यहाँ नया अच्छा स्कूल खुला है तो आपके बच्चे यहाँ ज़्यादा करेंगे रहेंगे तो उनकी तालीम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि बंगाल की तालीम भी बहुत अच्छी थी। मगर चूँकि वेस्ट पाकिस्तान में वो स्पीकर पाकिस्तान के स्पीकर बने तो ज़्यादातर उनका रहना सहना पिंडी में होता था, तो वो उनके बच्चे वहाँ पर बांग्लादेश में नहीं रह सकते थे उन दिनों ईस्ट पाकिस्तान। तो उन्होंने बच्चों को दाखिल कराया तो हमारे दोस्ती हो गई उनके सबसे बड़े बेटे सलाउद्दीन से जी। और वो जब ईद की छुट्टियां होती थी तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था वापस चिटागोंग जाना, तो वो फिर मुल्तान हमारे घर पे आके बच्चे ईद किया करते थे, तो उनसे और ताल्लुकात बढ़ते गए। इस तरह के आज जब आपने मेरे से कहा कि आप बात करेंगे तो मैं सोच रहा था कि मेरा 60-61 साल का ताल्लुक है उस घराने से, तो ये एक लाइफ टाइम एक ताल्लुक है
और आप इसको खुद भी, आपका एक तजुर्बा है, जब मैंने आपको सलाउद्दीन से मिलाया था तो आपने, फिर आप ढाका गए थे तो आप वहाँ पर भी उनके साथ आपकी बैठक हुई थी। तो वो बहुत ही नफीस आदमी थे और बड़े पढ़े लिखे आदमी, और उनके साथ जब ज्यादती की मुजीबर रहमान साहब के ये 70 के इलेक्शन के बाद, तो उनको ऊपर अटैक हुआ जब 28 मार्च को वहाँ पर एक फौज कशी की गई अवामी लीग के खिलाफ, तो इन पर भी हमला हुआ चटागांव में। तो इनको 2 गोलियां लगी टांग में अपना, तो वो उसकी वजह से उनके वालिद ने उनको पाकिस्तान भेज दिया हमारे पास रहने के लिए। और फिर मैंने उनका दाखिला कराया पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो इस तरीके से हमारा ताल्लुक और बढ़ता गया। हमारे पास रिहाइश थी, इकट्ठे जाना, मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था इंजीनियरिंग, वो यूनिवर्सिटी जाया करते थे, रात को शाम को इकट्ठे घर पे रहना, तो एक बड़ा ताल्लुक पैदा हो गया। और फिर जब हालात ख़राब हुए 28 मार्च के बाद सन 71 में, तो जब उन्होंने यहाँ असेंबली के वो जो इलेक्टोरल कॉलेज था उसके अंदर उनकी बड़ी मेजॉरिटी आई, तो वो नहीं मानी गई, तो उसमें हंगामे शुरू हो गए। तो मुझे चौधरी साहब ने फ़ोन किया और कहा कि इनको हम लंदन भेजते हैं, कि इनका वापस आना, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, इसको यहाँ आना हमें कई दिक्कतें हैं और इसको पहले इस पर हमला हो चुका है। तो मैंने कहा चौधरी साहब, मैं तो छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में लंदन जा रहा हूँ बाय रोड। तो उन्होंने कहा फिर इसको साथ लेते जाओ। तो फिर हम सारे इकट्ठे गए साथ, और हम वहाँ जाकर इनको लंदन छोड़ा। ये जाकर अपने वहाँ लिंकन जिन में इन्होंने दाखिला लिया, और इस तरीके से हमारे ताल्लुकात, अब मैं 61 साल के ताल्लुकात में क्या क्या चीज़ें अर्ज करूँ। और सबसे बड़ा मसला जब ये हुआ कि जब ये हसीना शेख मुजीबर रहमान के लड़ाई के बाद उनको हुकूमत मिल गई, पाकिस्तान टूट गया, 2 लख्त हो गया। तो फिर जब फिर अपना वो हुकूमत बनी इसकी खातून की, तो इन्होंने उनके खिलाफ पाकिस्तान दोस्ती की खातिर कि आप पाकिस्तान के दोस्त हैं, इन पर सबके मुकदमे चलाए। और उस मुकदमे में मैंने अपनी जान लगा के उसकी हिमायत की कि इसका वो मौजूद नहीं था 70 के इलेक्शन में के बाद, 71 में 28 मार्च के बाद तो वहाँ था क्या। मेरे पास सबसे बड़ा गवाह यहाँ था महमूद हारून साहब की बेटी, वो और उनके महमूद हारून साहब के एम्प्लॉय थे, ये अपना उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ था शेख मुजीबुर रहमान को अपनी इंश्योरेंस कंपनी में, तो उनके बड़े ताल्लुकात थे। तो मैंने उनके घर वालों को कहा, जो अब डाउन का एडिटर भी हैं और चलाती भी हैं, मैं बीबी को कहा कि बहन आप हमारे साथ एक उनको फ़ोन करें और कहें कि सलाउद्दीन तो उन दिनों आपके घर ठहरा हुआ था कराची में, जिसके इल्ज़ामात में जो आपने टाइम दिया उनमें FIR में उनके नाम लिखे हुए हैं, वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं था। तो उन बीबी ने बड़ी कोशिश की, उन्होंने फिर हसीना को मेरे कहने पे फ़ोन किया, और हसीना ने दूसरे दिन उनको जवाब दिया और कहा मेरे आपके घर के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, बताएं मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे बताएं। तो आपने फ़ोन किया था, मेरी आपकी वालदा के साथ भी ताल्लुकात थे, आपकी दादी के साथ भी ताल्लुकात थे मेरी वालदा के। तो आप हसीना ने उनकी बड़ी मिन्नत समाजत से कहा एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। उसने कहा कि मैं आपको ये दवाई लिख के भेज रही हूँ कि सलाउद्दीन 28 मार्च के बाद हमारे पास था इन कराची, एंड ही वॉज नॉट इवन देयर एट द टाइम ऑफ जो वकूए दिखाए जा रहे हैं। तो वो फिर परेशान हो गई, चुप कर गई हसीना बीबी, और उन्होंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ, मैं वो देखती हूँ। तो मैंने बीबी को पहले यहाँ महमूद हारून साहब की बेटी को, जी अंबर सहगल नाम है उनका, अंबर सहगल जी, अंबर सहगल, अंबर बीबी को मैंने पहले समझाया हुआ था कि वो सारे लोग यही कहेंगे जो हुकूमत में होते हैं कि मेरा तो कोई नहीं है, ये तो अदालत में केस चल रहा है। तो मैंने इनको कहा अंबर जब आपको ये कहेंगी तो आपने आगे से कहना है कि अगर ये ऐसा मसला
हुकूमत के पास आ गया या प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर तो आप इमदाद कर सकते हैं, बेशक अदालतें दे दे, मगर अदालतों के बाद भी तो आखिर कहीं न कहीं अपीलें चलती हैं, कहीं रहम की अपील भी होती है और चीज़ें भी हो जाती है, कम्यूट भी हो जाती हैं अपना सेंटेंसेस। तो हमें तो खदशा था कि ये फांसी देंगे उनको, तो वो अंबर बीबी ने वैसे कह दिया और आगे से हसीना ने जवाब दिया, मैं देखती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। खैर उन्होंने वो ना किया। अल्टीमेटली हमने वहाँ केस के खातिर, मैंने मोहम्मद बिन सुबरू साहब ने, जनरल जावेद हसन जो यहाँ पर कोर कमांडर भी रहे हैं, NDU के प्रिंसिपल भी रहे, चेयरमैन भी रहे, उन्होंने, हमने सब ने लिख के दिया कि हमारे साथ सलाउद्दीन इन दिनों हमारे साथ था, फलानी जगह पर इकट्ठे थे, फलाने कॉलेज में इकट्ठे थे, स्कूल में इकट्ठे थे। तो इस तरह की हमने एलिबाई बनाई और उन्होंने हमारे सारे गवाहों को बैन कर दिया कि इनको वीज़ा नहीं देना, इनको बांग्लादेश में आने नहीं देना। तो वो भी हमारी काबिज रह गई। अल्टीमेटली सलाउद्दीन को फांसी हो गई। तो फांसी से पहले उन्होंने उनको कहा कि आप रहम की अपील करें। तो सलाउद्दीन ने जिस तरीके से वो था, हम उसको जिस तरीके से जानते थे, तो उसने कहा कि मैं तो रहम की अपील नहीं करूँगा। अच्छा। वो उसकी वजह से वो उनका एक बहुत बड़ा घर का नुकसान हो गया, वो तो फांसी लग गए। और मैं फिर बाद में जब खालिदा जिया की हुकूमत थी तो मैं वहाँ गया था और वहाँ जाकर हमने उनके कब्रिस्तान में भी गए और ये वो जाके सारा कुछ। खैर वो एक बहुत बड़ा। अब आप उसको कैसे देखते हैं सर, उनकी फैमिली से कोई? अच्छा, ये तो एक चीज है जो मेरे ख्याल में मुझे पता थी, मैंने आपसे अर्ज की। आज जो मैंने वहाँ बांग्लादेश में अपने राब्ते कायम किए, तो मुझे वहाँ मुस्तरद किस्म के मेरे जो मिलने वाले हैं उन्होंने बताया, जो आज अखबारों में शायद छपेगा भी सही कल, कि वहाँ के आर्मी चीफ जो है वो हसीना वाजिद की अपना इसकी हसीना बीबी की भांजी से, या भतीजी है या भांजी है, नीश कहते हैं उसको, तो वो उनसे ब्याहे हुए हैं। तो उन्होंने दोनों, उनकी हसीना और उसकी बहन को उन्होंने वहाँ से बाहर जाने की, इंडिया जाने की इजाज़त दी और वो अपना मुल्क छोड़ के चली गई। सलाउद्दीन के और कज़न थे फजल रहमान साहब, एक बड़े मशहूर होते थे, काजी आज़म साहब के साथी। उनके जो बेटे थे सलमान वगैरह, वो हसीना के साथ बड़ा बिजनेस का कारोबार में इकट्ठे थे। आज उनके सारे घर जो हैं जला दिए गए। ढाका में एक घर जो उनके साथी थे, दोस्त थे, एक घर को वेंडलाइज किया गया है और लोगों की इतनी इंतहा नफरत पैदा हो गई अवामी लीग के खिलाफ कि वहाँ हम ये न सोचेंगे पाकिस्तान, नो पाकिस्तान के साथी भी हैं, वहाँ वेलविशर भी हैं, मगर वहाँ अवामी लीग के इस वक्त और हसीना की जाती जो वहाँ वे ऑफ गवर्नेंस थी, उसके खिलाफ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो गुस्सा, गम, और जितने 1000 आदमी उन्होंने गोले चला के लोगों को, अपने लोगों को, नौजवान लोगों को जो अपनी तहरीक चला रहे थे, उनको कत्ल किया सड़कों पे। तो उसका आज अंजाम इस वक्त नजर आ रहा है, जो मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से उनको चुन चुन कर अवामी लीग के जो बंदे हैं उनके घरों को किस तरीके से इस वक्त मिसमार किया जा रहा है। ये है वो नफरत जो कि हसीना ने पारे अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में कमाई है। और आज वहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो भी ताल्लुकात हों बांग्लादेश के, मगर वो हिंदुस्तान को अपना दोस्त, न उनकी फौज अपने दोस्त समझती है। और यही वजह थी मुजीबुर रहमान के कत्ल की भी। जो उनके साथी थे जिन्होंने कत्ल किया था मुजीबुर रहमान को, वो फौज के बंदे थे। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इतना मुसल्लत किया जा रहा है हिंदुस्तान की विल और उनकी इंटरफेरेंस, कि हम समझते हैं कि हम उनके एक मुलाजिम की हैसियत में हैं। तो उस वक्त जो 3-4 बंदे, वो मेजर फारूक और ये लोग, जिन्होंने जाके मुजीबुर रहमान को उनके घर में उनके सारे बच्चों को और उनको मारा और उसमें कत्ल किया, उस वक्त हसीना भी शायद जर्मनी में थी, तो वो बच गई और वो बाकी सारे कत्ल हो गए। तो आज भी वही हालात है। वो समझते हैं कि ये वहाँ पर हिंदुस्तान की बड़ी इंटरफेरेंस है और वहाँ पाकिस्तान
के हक में नारा लगे ना लगे, मगर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी एज अ ओल्ड पाकिस्तानी एक ज़रूर है। और जो कुछ 70 के इलेक्शन के बाद हुआ वो उसकी खिफतें भी हैं उनके दिल में कि हमें हुकूमत ना मिली, पाकिस्तान में लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की, जो भी है। मगर आज के वाक़यात जो है बड़ा एक पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती का या ताल्लुक का एक रिवाइवल का आज मौका है। अल्लाह करे किसी आपने बड़ा तफसील से बताया, अभी आपने जिक्र किया मेरा भी, मैं इसलिए थोड़ा सा मैं हैरान और परेशान भी हूँ कि 2007-2008 जब ये इलेक्शन हो रहे थे ढाका में, ये इसके 2 साल उनकी आपको पता है कि एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत थी, मिलिट्री बैक्ड, तो हसीना वाजिद साहबा तो मुल्क में नहीं थी। तो मुझे इन्होंने सलाउद्दीन चौधरी साहब से जब मुलाकात हुई थी, आप भी थे, जुबैर साहब भी थे, हम इकट्ठे उधर सवाबी में गए थे, आपको याद होगा। व्हाट अ लवली मैन ही वाज, क्या ह्यूज लाफ्टर्स, मेस्मराइजिंग उनकी लाफ्टर थी सलाउद्दीन चौधरी साहब की। तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि आपने ढाका आए और ये वहाँ इलेक्शन कवर करें। ही वाज द वन जिन्होंने मुझे वो इसरार किया कि आप ढाका हैं, हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, आप आएँ। तो मैं न्यूज़ में था उस वक्त, तो मैं ढाका गया। खैर उसके बाद उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उनके घर भी गया, खाने भी खाए, बल्कि उनके बुक भी ले आया मैं बड़ी, जो बाद में वापस नहीं कर सका। हालांकि मुझे उन्होंने बड़ा सख्ती से कहा था किताब मेरी वापस करनी है। तो मुझे याद पड़ता है उस वक्त इतना जज्बा, पैशन था यूथ में। और मुझे कहा था उन्होंने, जब इलेक्शन हुए, उन्होंने ये होगा सलाउद्दीन चौधरी साहब ने आखिरी जो मुलाकात हुई थी उनके घर पे, उन्होंने डिनर दिया था मुझे। तो उन्हें कहना जनाब आप पाकिस्तान के और हमारे वो रिलेशन नहीं रहेंगे, बल्कि हमारी जानों को खतरे हैं यहाँ पे। मुझे याद है जब ये जीती थी तो पूरी बंगाली यूथ उस वक्त हसीना वाजिद साहबा के साथ खड़ी थी कि हम 71 का बदला भी लेंगे, हम फांसियाँ भी लगाएंगे, ये करेंगे, वो बला बला सारा एजेंडा जो था ये मैंने देखा है वहाँ पे आंखों पे कि वो बंगाली यूथ कितनी एग्रेसिवली हसीना वाजिद के साथ थी। और खालिदा जिया की पार्टी नजर ही नहीं आती थी, जो बाद में हुआ और बड़े बुरे तरीके से इलेक्शन हार के हसीना वापस आई। आखिर क्या हुआ इन 15 सालों में? वही यूथ जो मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया, जो हसीना वाजिद के झंडे उठा के किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी कि वो आ रही है और ये पूरे इसको बांग्लादेश को बदल देगी और इसको ठीक कर देगी, और स्पेशली 1971 के जो उनका ख्याल है गद्दार थे उनको फांसियाँ देगी, जो दी उसने फांसियाँ। 15 सालों में आखिर क्या हुआ कि वही यूथ आज उनके घरों में घुस गई है, उसने उनके घर जलाए हैं, उनके मतलब कपड़े जलाए हैं, लूटमार की है और उसको फरार होना पड़ा है। आई एम अमेज्ड, क्योंकि उस दिन मैं मौजूद था वहाँ पे जिस दिन इनकी पार्टी इलेक्शन ढाका में जीती है। वो समा भी मेरी आंखों में है और अभी भी मैं देख रहा हूँ जो सीन आ रहे हैं, ये आई विटनेस टू हिस्ट्री एक तरह से। सर व्हाट वेंट रॉन्ग? उसका सर मुख्तसर मैं अर्ज करूँगा कि कई वजूहात हो सकते हैं, पर ये खातून थी ये बहुत छोटे जहन की मालिक थी और इनके अंदर एक जो लीडरशिप में होता है ना फॉरगिवनेस या एक बड़ा दिल और एक खंदा पेशानी के साथ चीज़ों का मुकाबला करना, और उस तरीके से जो एक पुराने सियासतदानों में होता था ये उससे बिल्कुल मुबर्रा थी। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातों में पर्सनलाइज विंडिक्टिवनेस और बड़े कुल जहन के सियासत इन्होंने की। ये हाउस वाइफ्स बने लीडर और इनका कोई वो एक्सपीरियंस नहीं था सिवाय रिवेंजफुल एटीट्यूड इनका रहा है। और वो जब इतने बड़े मुल्क के आप लीडर हों तो फिर हमागीर एक ताल्लुक पैदा करके आवाम के साथ मिल के करते हैं। और सियासत में मुखालफत जरूर होती है मगर वो अखलाकी तौर पे प्रोग्राम पे मुखालफत होती है, ना कि जातियात और एक दूसरे के साथ इतनी नाराजगी की यदि आप दुश्मनी पैदा कर लें। दुश्मनी की तो बात ही नहीं है, ये तो लड़ाई और ये चीजें ये आपकी जाती मुखालफत नहीं है, ये प्रोग्राम के आपस में इश्यूज है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोग्राम ये होना चाहिए, मेरे मुल्क को ये फायदा होगा। वो कहते हैं नहीं आपका प्रोग्राम में ये गलत है, ये चीज है। यहाँ पर जो बंदा किसी की मुखालफत करता है वही चीज पाकिस्तान में भी यही है। वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। दुनिया भर में लोग जो मुआशरे एक दूसरे से मुतासर होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। आप समझते हैं जो कुछ वहाँ पर हुआ है उसका इम्पैक्ट जो है हमसाया मुल्कों पे भी पड़ेगा, पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। जो वहाँ पर वो जिस तरीके से
हंगामे हुए, यहाँ पे भी मिलती जुलती बाज़ सिचुएशन रहती है। डू यू थिंक इट वुड हैव एनी इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान? मेरे ख्याल में ये हो नहीं सकता, जो कि हसीना के रूल के अंदर और उनकी पार्टी ने जो कुछ लोगों के साथ ज्यादती की, वो सियासी चीजें नहीं थी, वो जातियात थी। तो जातियात का तो ये हो नहीं सकता कि उसका वो ना एक रिएक्शन ना हो। वहां पर इस वक्त रिएक्शन है, और मैं तो हैरान हूं कि उनकी आर्मी चीफ ने सिर्फ मैसेज कैसे दिया हसीना को, और उसकी सिर्फ बहन है और हसीना, 2 बंदे गए वहां से, जो मुझे उन्होंने बताया। और उनके जो बाकी साथी हैं, जो रिश्तेदार और बाकी लोग हैं, उनका अभी तक नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ गए और कैसे उनका है। एंटोराज में जो जहाज में जो लोग या हेलीकॉप्टर में जो भी उनको सेफ पैसेज दिया गया, वो सिर्फ 2 बंदों को, और इन 2 बंदों ने वहां पर पाकिस्तान अपने बांग्लादेश के अंदर क्या क्या जुल्म ढाए होंगे, जो लोगों में इतनी नफरत हुई। कहाँ वो बंगला बंधु, कहाँ वो लीडर ऑफ द कंट्री और मुल्क का एक मोहब्बत करने वाला एक शख्स, उसको मुजीबुर रहमान को उन्होंने बनाया। आगे से उसकी औलाद ने इतना वो तंग नजरी से काम किया कि लोग उसको मारने में और उससे लड़ने में 1000 बंदा सड़कों पर पैरामिलिट्री ने और पुलिस ने मार दिया। और मैं जब सलाउद्दीन और मैं एक दफा 76 की बात है, मेरे ख्याल में 76 की बात है, हम जापान में इकट्ठे थे, तो वो हमें वो मेजर साहब मिले जिन्होंने मुजीबुर रहमान को कत्ल में शामिल थे। वो वहाँ पर 3rd सेक्रेटरी या 2nd सेक्रेटरी बांग्लादेश की एम्बेसी में लगे हुए थे। तो वो आकर उन्होंने हमें न्यू उटानी होटल था, उसमें आकर उन्होंने खाना खाया, हमें वो उसके साथ मिले। वहाँ पर भी नाराजगी का ये लेवल था कि फौजी इन वर्दी में आकर वो खड़े होकर उन्होंने अपने बंगला बंधु को गोली मार दी, अब और साथ ही बच्चों को मार दिया, सिर्फ हसीना बच गई। तो क्वेश्चन है कि इतनी नफरत तो पैदा होगी नहीं जनाब लोगों में, तो इसकी नफरत की क्या वजूहात है, वो तो वहाँ के अवाम भी जानते हैं और हिस्ट्री भी रिकॉर्ड करती है कि सियासत करें, आप अमल में ले आए। आप कभी बाहर खान साहब आपसे इस पे बात करते रहेंगे, आप पे बात करते रहेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी ये इशू मेरा ख्याल इतनी जल्दी सेटल डाउन होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मजीद आपसे हम बाद में आने वाले दिनों में करते रहेंगे गुफ्तगू। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। इसाक अकवानी साहब हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मुर्तज़ा अली शाह साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी। उनसे बात करेंगे जो कि एक फेक न्यूज़ का एक इम्पैक्ट आया है, और उसका इम्पैक्ट ये है कि रोड्स पर अब मुजाहरे नज़र आ रहे हैं लंदन की। इसको ज़रा डिस्कस करेंगे कि क्या मामला है और अब क्या सिचुएशन है। मुर्तज़ा अली शाह से इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मौजूद हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा अली शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुर्तज़ा अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। हम बात करना चाह रहे हैं ये जो लंदन में लंदन की स्ट्रीट्स पे बेसिकली ये जो रेशियल रॉयट्स हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड है और क्या सिचुएशन है इस वक्त? इनकी बैकग्राउंड ये है कि आज से पूरे 1 हफ्ते पहले जहाँ पे साउथपोर्ट एक जगह है लिवरपूल में, वहां पर 3 बच्चों को मारा गया, कत्ल किया गया बेदर्दी से। तो उसके फौरन बाद जो ही ये वाकयात होते हैं, उसके फौरन बाद एक फेक न्यूज चली। अभी कोई पुलिस ने वेरिफिकेशन नहीं थी, कंफर्मेशन नहीं की थी कि यह खबर चल पड़ी कि जो लोग इससे मुलव्वस है वो मुसलमान है, और ये कि जो मारने वाला लड़का है वो मुसलमान है। हालांकि इस चीज का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, और इस चीज को एक्सप्लॉइट किया गया। आप ये अंदाजा कर लें कि ये पूरा जो काम हुआ है ये फेक न्यूज की बुनियाद पर हुआ। और ये सारी की सारी जो फेक न्यूज फैली, ये ट्विटर से फैली सबसे पहले। और ट्विटर ने ये जानना बड़ा जरूरी है कि जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया, उससे पहले वहां पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थी फेक न्यूज के खिलाफ, प्रोपेगेंडा के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ। लेकिन बहुत सारे जो लोग इस दफा वायरस जो रेशियल राइट्स है उनमें मुलव्वस है, उनको ट्विटर से ब्लॉक कर दिया गया था, डी प्लेटफॉर्म हो गए थे, खासतौर पर टॉमी रॉबिन्सन। लेकिन इलॉन मस्क ने आने के बाद सबसे पहले इन सब लोगों को वापस लाया, और वही अकाउंट्स जो रीइंस्टेट किए गए थे उन्होंने ये खबर फैलाना शुरू कर दी। नंबर 1 कि जो अटैकर है वो मुसलमान है, नंबर 2 ये कि असाइलम सीकर है, नंबर 3 ये
कि वो एक अरब मुल्क से आया, फिर एक रशिया की वेबसाइट है उसने फेक न्यूज फैलाई, और अगले 24 घंटों के अंदर वहां पे जो साउथपोर्ट की एक वो मॉस्क है, वहां उस मस्जिद के ऊपर ऐलान हो गया कि हमने मस्जिद को गिराना इसलिए कि ये मुसलमानों ने किया है। उस वक्त तक ये बात क्लैरिफाई हो चुकी थी, कोर्ट ने नाम भी ले लिया था कि जो 17 साल लड़का है वो एक्चुअली रवांडा से उसके पेरेंट्स का ताल्लुक है, वो लोकल कार्डिफ का पैदा हुआ है, मुसलमान भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है। लेकिन जो फेक न्यूज पुशर्स हैं उन्होंने टोटली 3 बच्चों की जो हलाकत है उसको हाईजैक किया अपनी पॉलिटिक्स के लिए, जाती मकासद के लिए, और जो उनके लॉन्ग हेल्ड जो रेशियल व्यूज हैं, जो प्रेजुडिस के उनके व्यूज हैं, वो उन्होंने मुसलमानों पर, जो वहां पर जो अफ्रीकन है, ब्लैक्स हैं, एशियंस हैं, उन सब पर हमले शुरू कर दिए। और जो वीडियोस फिर वहां से आई है वो आपके, मेरे और पूरी दुनिया के सामने है कि बरतानिया का एक वो चेहरा सामने आया है कि जो शायद जो दुनिया ने इससे पहले जो कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कि एटलीस्ट जिस स्केल पे ये हुआ ये नहीं देखा, इसलिए कि इससे पहले 2001 में 2 में ब्रेडफोर्ड राइट्स हुए थे, वो एक एरिया में थे। आपको याद होगा 2011 में लंदन में बहुत बड़े पैमाने पर फसादात हुए थे, वो सिर्फ लंदन की हद तक थे। अब की बात डिफरेंट सिनेरियो है कि लंदन से बाहर के मुख्तलिफ एरियाज में अब तक 25 से 30 जगहों पर ऐसे राइट्स हो चुके हैं। जी अच्छा मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने तो बता दिया कि फेक न्यूज़, ट्विटर, सोशल मीडिया ने बड़ी तेज़ी से ये पूरी दुनिया को मुतासर किया कि लोग अब डिवाइड हो गए हैं, पोलराइज्ड हो गए हैं, वायलेंट हो गए हैं, अब टॉलरेशन लेवल बहुत कम हुआ है जब से ट्विटर, सोशल मीडिया फैला है, ज़्यादा लोगों की इस तक एक्सेस हुई है। वो तो ठीक है, लेकिन अब समझते हैं कि ये चीज़ें ऐसा ऐसा ये पूरे यूरोप में भी फैल रही थी, ब्रिटेन में भी, अमेरिका में भी हम देख लें कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, स्पेशली मुसलमानों के हवाले से ये नफ़रत, ये गुस्सा, मैं ख़ुद भी आपको पता है, आपके साथ वहीं पर रहा हूँ लंदन में, मैंने भी ये चीज़ें अपनी आंखों से बात देखी हैं। ये गुस्सा बढ़ रहा था, कहीं पे फील करते हैं कि जो इमिग्रेंट्स गए हैं इन्होंने उनके कल्चर के लिए, उनका वे ऑफ लाइफ के लिए एक थ्रेट बने हैं, शरीयत की इन्होंने डिमांड्स की हैं कि शरीयत लगाई जाए, स्कूलों के सिलेबस बदले जाएँ, वहाँ स्कार्फ पहने जाएँ, बुरका, हालांकि उन लोगों को इस पर कोई एतराज़ नहीं था, बुरका पहने ना पहने उनके मसले नहीं थे। अब समझते हैं कहीं पे जो इमिग्रेंट्स गए हैं मेरे जैसे, तो उन्होंने लोकल कम्युनिटीज़ को, जो लोकल से गोरे थे, यूरोपियन थे, अमेरिकन थे, उनको इरिटेट भी किया है, कहीं पे अनकंफर्टेबल किया है, जिसका रिएक्शन इतने बड़े पैमाने पर अचानक एक छोटी सी आप कह रहे हैं फेक न्यूज़ से फैला और इतने बड़े पैमाने पे आया। कोई हमारा कसूर भी है इसमें थोड़ा सा? क्लास साहब, इसका मुझे आप जरा प्लीज तफसीली जवाब देने दीजिएगा। देखें, हमारा कसूर तो आपको पता है, कहीं अगर कोई ऐसी वारदात तो हमारा कसूर तो कहीं ना कहीं से निकल आता है, लेकिन इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एग्जैक्टली जिस टाइम पे आप यहाँ पे थे, आपको पता उसके बाद यहाँ पे जो लंदन बॉम्बिंग हुई थी और उस वक्त 9/11 के ये सारे बात के वाकयात थे, उस वक्त आपको याद है कि एक फ्रिंज एलिमेंट यहाँ पे जरूर था जो कहते थे उमर बाकरी मोहम्मद और वो जो एक हुक्मुल्ला जिसे कहते थे, ये लोग थे जो सड़कों पर सड़कें रोककर नमाज पढ़ते थे और कहते थे जी कि हम बरतानिया में शरीयत लाएंगे और लानी है। अंजुम चौधरी, वो एक पूरा ग्रुप था जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल ग्रुप था, वो सारे के सारे, उमर बाकरी मोहम्मद को तो बेदखल कर दिया गया था बरतानिया से, वो लेबनान चले गए। जो हमजाद जो मिस्टर हुक के नाम से मशहूर थे वो उनको अमेरिका ले गया। अंजुम चौधरी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो अल महाजरून चलाते थे, उनको एक दफा कन्विक्शन हुई और आज से एग्जैक्टली 1 वीक पहले उनको फिर लाइफ टाइम सेंटेंस हो गई है। वो अब तो शायद अगले 15 से 20 साल वापस नहीं आएंगे। वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जिसको वो चंद लोग थे, आप यूं कह सकते हैं कि अगर बरतानिया में इस वक्त 4 से 4.5 मिलियन तकरीबन मुसलमान है, उनमें से क्लास्टर साहब वो लोग अगर आप सबको काउंट करें ना, वो हार्डली 150 से 200 बंदा बनता था। लेकिन हुआ क्या कि वो डार्लिंग बन गए यहाँ का जो राइट विंग मीडिया उसके। अब वहां पे सिर्फ एक उमर बाकरी मोहम्मद और अंजुम चौधरी तकरीर करते थे, 5 से 6 लोग होते थे। डेली मेल, सन और ये टेलीग्राफ जितने ये उनके रिपोर्टर्स पहुंच के अगले दिन फ्रंट पेज पे होता था कि ब्रिटिश मुस्लिम वांट शरिया इन यूके। अब ब्रिटिश मुस्लिम है 4 मिलियन से ऊपर, शरिया की बात कर रहे हैं 5 बंदे। उनको बरतानिया को ये दिखाया गया कि असल में मुसलमानों का चेहरा ये जो जिहादी है वो है, जो कि आपको मुझे पता है कि जो वर्किंग क्लास लोग हैं, यानी वो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन रोते थे कि भाई आप ये हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ मीडिया को एक मसाला बेचना था, वो उन्होंने कहा कि जिहादिस्ट हमारा सबसे बड़ा मसला है। फिर क्या हुआ कि पिछले जो है ना खासतौर पे 15 सालों में जब तक टोरी पार्टी की हुकूमत रही है, जो नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, जो इस्लामोफोबिया और रेसिज्म है, उसको क्लास्टर साहब नॉर्मलाइज कर दिया गया। जिस तरह के आप पाकिस्तान में देख सकते हैं कि बाज चीजों के हवाले से आपने जो बाज जो प्रेजुडिस व्यूज हैं, बाज ऐसे नजरियात है वो नॉर्मलाइज हो गए जो शायद आज से 10 से 15 साल पहले वो नहीं थे। अब क्या है
कि जो सोशल मीडिया है, खासतौर पे जो ट्विटर है, इसमें जो लोग जो हेट प्रीचर्स हैं, जो यूके के जो रेसिस्ट हैं, थग्स हैं, फाशिस्ट हैं, उनको खुली छुट्टी है कि वो रोजाना मतलब मुसलमानों को गाली दें। आप ये अंदाजा करें कि जो सबसे पहले राइट्स हुए, जो एग्जैक्टली 1 वीक पहले, जो साउथपोर्ट मस्जिद के सामने, उसने ये चीजें जिसको नॉर्मलाइज कर दिया गया। फिर अब ये तो सिर्फ देखे जिन लोगों ने राइट्स किए, आप इनके अभी प्रोफाइल चेक करेंगे, क्या होगा अब इस तरीके की जो वायलेंस आया है, सामने आया है, तशद्दुद इतना बड़ा मतलब गैप आया है जो पहले नजर नहीं आता था इतना इस पे, और इतनी बड़ी तादाद में गोरे वाइट बाहर निकले हैं। अब इसको ये गैप कैसे ब्रिज होगा? ये तो नफरत बढ़ेगी। मतलब पहले होते थे, लेकिन इस तरीके से इतना ओपनली, इतना एक दूसरे के अगेंस्ट आमने सामने आके तो चीजें नहीं होती थी। ये कैसे कोएग्जिस्ट करेगा सर दोनों? ये देखिए, इसका जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए इस चीज को चूंकि नॉर्मलाइज किया गया पिछले 10 से 15 सालों में, अब ये उस वक्त की हुकूमत ने इस चीज को, मीडिया ने और पॉलिटिशियन ने जो राइट विंग, उन्होंने इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया कि आप मुसलमानों के खिलाफ झूठ बोले, नफरत फैलाए, ये एक्सेप्टेबल बन गया। अब ये चीजें जब एक्सेप्टेबल हुई हैं तो जो आम, देखिए जब आप इन लोगों की जिनको सजाएं होने जा रही है, इनकी जो मुलव्वस है, आप इनकी प्रोफाइलिंग चेक करेंगे, ये सारे लोग जो है ना, ये बेचारे गरीब वर्किंग क्लास के गोरे हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको ये बताया गया है कि आपसे जो चीजें, आपके बेनिफिट्स कम हुए, ये मुसलमान लेंगे, इमिग्रेंट्स लेंगे, जो कि इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं। इस सब चीज का ताल्लुक सियासत से है। जो टोरी पार्टी ने वो हमारा लेबर पार्टी का इस्लामोफोबिया फैलाने में रोल है। हर जमात का अपना अपना इसमें किरदार। अब जो बरतानिया को डैमेज हो चुका है, इसमें अब यही है कि इन लोगों को इतनी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए कि जो बाकी लोग हैं वो इस चीज से डिस्करेज फील करें। मुर्तजा शाह साहब बहुत शुक्रिया। असल में वक्त थोड़ा कम है, वरना आपसे मजीद बात होती है। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, क्विक कमेंट। वो जब बात हो रही थी मुर्तजा अली शाह साहब से, मैं खुद वहाँ पे था और मुझे याद है 2007 की बात है, संडे टाइम्स में ना एक सर्वे आया था जिसमें ये पूछा गया था पूरी यूरोपियन यूनियन से कि क्या हमें मुसलमानों को यहाँ पे ये यूरोप में इमिग्रेशन देनी चाहिए। एक सर्वे कराया गया था, एक अखबार ने कराया था, तो उस वक्त की बता रहा हूँ 2007 की। तो 63%, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे याद पड़ता है, तो 63% यूरोपियन ने कहा था कि मुसलमानों को यूरोप में इमिग्रेशन ना दें। रीज़न क्या थे कि दे आर अ बिग थ्रेट टू आवर वे ऑफ लाइफ, कि ये इमिग्रेंट्स आते हैं, कुछ अरसे बाद जब सेटल सूटल हो जाते हैं, घर शब ये वो सारा इनके पास गाड़ी शाड़ी बिजनेस आ जाता है, फिर इन्हें फिक्र पै जाती है अपने इसकी, और फिर ये हमें मुसलमान करना चाहते होते हैं। वो लंबी बहस है। जी, क्लास प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।